हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम साइंस के अंदर फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, तो ये मोशन चैप्टर की हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन क्या होता है। व्हाट इज मोशन? तो मोशन किसे कहते हैं? चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन के अंदर चेंज आना, उसको हम क्या कहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट की पोजीशन पे हैं, लेकिन बाकी सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में वो किस में है? मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन में ये डिफरेंस है कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मोशन में बोला जाएगा, और अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सराउंडिंग भी उसके साथ उतनी ही स्पीड से अगर मोशन कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम किस में बोलते हैं? रेस्ट की पोजीशन में बोलते हैं। जैसे दो ट्रेन हैं, एक साथ मूव कर रही हैं, सेम स्पीड है, तो वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे की रिलेटिव वो क्या हो जाएंगी? रेस्ट में हो जाएंगी। लेकिन अगर उनकी स्पीड डिफरेंट है तो एक क्या है, एक की पोजीशन चेंज होती है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। और अगर सेम स्पीड से चल रही है तो उसको हम रेस्ट की पोजीशन में बोलेंगे। तो ये होता है मोशन और रेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दोनों ही टर्म सिमिलर दिखती हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है? काफ़ी कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले देखो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन की रिगार्ड के जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना मूवमेंट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बोलते हैं। अब देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट के ऊपर है, ए के बाद वो बी पॉइंट के ऊपर जाता है, उसके बाद वो क्या करता है? सी पॉइंट के ऊपर जाता है। तो ए से बी पर और बी से सी पर उसने जितना भी टोटल एरिया, टोटल जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका एक्चुअल डिस्टेंस बोलेंगे। आगे देखो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की टर्म किसे कहते हैं? देखो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन, कितना चेंज हुआ उसकी पोजीशन में, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो डिस्टेंस होता है ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ से जो है उस ऑब्जेक्ट ने इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को गेन किया है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए से स्टार्ट होता है, ए से बी पर जाता है और बी से सी पर जाता है। ठीक है, तो ए से सी तक जाने के लिए उसको बी से होकर जाना पड़ा, तो बी क्या है? यहाँ पे बीच का इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट जो है वो सी है। तो ए से सी तक जाने में उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो उसका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमारा ए से सी पॉइंट के ऊपर गया है। तो अगर हम देखें ए से बी होके फिर वो सी पर जाता है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाला है इसका। ठीक है, ए से जो है ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ए से बी, बी से सी होके जाता है तो उसको हम उसका डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन ए से सी, डायरेक्ट ए से जो ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है? जिसकी ओनली जिसका मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ उसकी क्या हो? डायरेक्शन हो। वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए से सी पे जा रहा है तो ए सी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आगे देखो स्पीड और वेलोसिटी। जिस टाइप से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंफ्यूजन होता है, वैसे ही हमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों ही सिमिलर टर्म दिखते हैं एक दूसरे के जैसी। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? देखो स्पीड, स्पीड इज द टाइम रेट
एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए पाथ। स्पीड क्या होती है, टाइम रेट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट किस पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी स्पीड बोलेंगे। ठीक है, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और इसके अंदर ये जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, मतलब जो लार्जेस्ट जो डिस्टेंस होगा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जाने पर, तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस को टाइम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, स्पीड की आएगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, देखो वेलोसिटी इज द रेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूवमेंट। क्या होता है, रेट और डायरेक्शन, जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी इंक्लूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, एक सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड जो होती है वो होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि हम किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं तो उसके अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, उसकी स्पीड बताता है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड से हमें ध्यान रखना है, स्पीड होती है उसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, एस से स्पीड और एस से स्केलर, ऐसे याद कर सकते हैं। और वेलोसिटी जो होती है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस टाइप से स्पीड क्या हो जाएगी, स्केलर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों की यूनिट अगर हम देखें, देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट हम मीटर मानते हैं, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो मीटर और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड। तो दोनों की ही जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, दोनों के लिए हम जो यूनिट का यूज़ करते हैं वो हमारी होती है मीटर पर सेकंड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो दो फॉर्मूले हमें मिलते हैं, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, और एक होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज स्पीड के दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है, देखो पहला जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का वो हम तब लेते हैं जब हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस को एक ही ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी में ट्रैवल करता है, फिर वही ऑब्जेक्ट जो है उसी डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी में ट्रैवल करता है। और सेकंड जो है उसके अंदर क्या है कि एक डिस्टेंस है और उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पहले तो वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है और आगे वाले पार्ट में वो क्या है, v2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो वहाँ पे जो हम एवरेज स्पीड लेंगे वो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 लेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले में हम क्या लेंगे कि एक ही डिस्टेंस एक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या है, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक v1 वेलोसिटी से, एक v2 वेलोसिटी से। और यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से चल रहा है, फिर वही ऑब्जेक्ट, वही जो व्हीकल है वो क्या है, v2 वेलोसिटी से डिस्टेंस को चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फर्स्ट के लिए जो है एवरेज स्पीड होगी 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, और सेकंड के लिए जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं हिंदी में। तो त्वरण क्या होता है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो हमने वेलोसिटी पढ़ा था पीछे, तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, और इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही एक्सेलरेशन है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब इसकी भी डायरेक्शन होती है और इसका भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, वैसे ही एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है
वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसके लिए एक नाम दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यूनिट अगर हम देखें, देखो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हम ऊपर डिस्टेंस लेते हैं और नीचे उसका टाइम लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होने से वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी यूनिट मीटर होती है, तो वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और नीचे एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और डिवाइड में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन के लिए यूनिट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ग्राफ के बारे में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर जो पहला जो ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक साइड हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी साइड हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे इंक्रीज हो वैसे वैसे अगर टाइम इंक्रीज होता है तो वो किसके लिए ग्राफ हो गया, जैसे कि हमने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज होने के साथ उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए आएगा, हमारे पास वेलोसिटी के लिए आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, जैसे कि हमें पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर टाइम इंक्रीज होने के साथ ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज ना हो, जैसे कि इस ग्राफ में दिखा रखा है कि हमने वैल्यू को यहाँ पे देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ पे देखा, तो इस लाइन के ऊपर हमने वैल्यूज़ को देखा, तो हर जगह हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है, और टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। सेकंड जो है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने ली है वेलोसिटी और एक साइड हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप का जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ग्राफ के बारे में पढ़ा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें हमने जैसे मोशन को स्टार्ट किया, तो मोशन किसे कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में क्या हो, मूव कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में मूव ना कर रहा हो, या तो दोनों की स्पीड जो कि दोनों की वेलोसिटी है या स्पीड है वो अगर सिमिलर है एक दूसरे के, तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जहाँ पे मान लो कहीं से स्टार्ट करके दूसरी जगह पर जाना है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वही उसका एक्चुअल, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जो भी उसने ट्रैवल किया है वो कंप्लीट क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट जो वैल्यू होगी डिस्टेंस की, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा है और स्पीड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी,
मतलब नेगेटिव नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी हमारी क्या हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ा था वैल्यूज़ में, वो एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो फॉर्मूलेज हैं, दो फॉर्मूलाज हैं, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और सेकेंड फॉर्मूला है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये किसके लिए होते हैं, एवरेज स्पीड के लिए होते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उनकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, और जो वेलोसिटी और स्पीड होते हैं उनकी डिस्टेंस मीटर पर सेकंड होती है, और एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा। अगर दोनों चीज़ एक साथ इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है, तो वो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, वेलोसिटी के साथ जो है टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो उस ग्राफ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन वर्ड यूज़ करेंगे। और थर्ड जो हमारा ग्राफ है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ, वैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस टाइप से हमने ये टॉपिक यहाँ तक कवर किए हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम मोशन चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट करने वाले हैं। मोशन जो गति चैप्टर है इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट जो है वो हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं। मोशन जो है देखो, लीनियर मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है। लीनियर मोशन वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है, लीनियरली मूव करता है, तो उसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट कर रहा है पी से और वापस घूम के वो पी पर आता है, मतलब एक पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर लेता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि P से स्टार्ट कर रहा है, P से Q तक पहुंचा है, तो यहाँ पे थीटा जो है ये क्या है, इनके बीच का एंगल है जब वो P से Q तक पहुंचा है। और R क्या है, यहाँ पे रेडियस है इसकी, इसके सेंटर से लेके और इसकी सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी हो, देखो सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी होगी उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, थीटा अपॉन टी। थीटा क्या हो जाएगा, कितना एंगल जो है उसने कवर किया है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट P से शुरू किया और Q तक पहुंचा, तो P से Q तक पहुंचने के लिए बीच में जो एंगल बना है वो थीटा एंगल बना है। तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी वो क्या होगी, थीटा अपॉन टी होगी। अब यहाँ पे हम यूनिट देखते हैं, देखो जो एंगल होता है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो यहाँ के लिए एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो थीटा अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम के बराबर होती है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो वो अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करके जाएगा तो वो क्या हो जाएगा उसको, जैसे कि इस टाइप से ओ पॉइंट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और वो इस टाइप से घूमता हुआ पी पर पहुंचे, तो ये जो मोशन है इस टाइप का मोशन, एक प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। यू हम क्या लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रू करते हैं तो वो कितनी हाइट तक पहुंच पाता है। जैसे इसको हम थ्रू कर रहे हैं तो ये इस टाइप से होके जाता है, तो इसने कितना हाइट जो है वो कवर किया है, कितनी ऊंचाई के ऊपर ये थ्रो हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा उसका,
उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर ये फॉल हो रहा है। थीटा क्या है, एंगल है। हमने क्या लिया है, यू। यू क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये यू साइन थीटा एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा, यू कोस थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या होगा, एंगल होगा यू कोस थीटा के बीच में और जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बीच में। ठीक है, एच क्या हो जाएगी, इसके अंदर हाइट हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए हाइट की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए रेंज की वैल्यू क्या आएगी, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, वो हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये हमें बिल्कुल अच्छे से करने हैं, बिल्कुल लर्न करने हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो हम आसानी से बता सके। ये 3 चीज़ ही पूछता है कि रेंज क्या होगी, ठीक है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो जो हाइट है वो होती है म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, म्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है, एंगल, ये म्यू कोस थीटा और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो थीटा हमने लिया है। जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो h किसके बराबर आ जाएगा, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। ठीक है, अब है इसकी रेंज, कितनी रेंज को इसने कवर किया है, तो रेंज किसके बराबर होगी, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होगी। ठीक है, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होगी। थीटा एंगल है, म्यू इनिशियल वेलोसिटी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या होंगे, इसके लिए तीनों की वैल्यू होंगी। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ये हमें दे रखे होंगे, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर और इनकी वैल्यू बताएंगे। कई बार हमें थीटा नहीं दिया होता और हमसे बोला जाता है कि जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो देखो कॉमन सी बात है कि जब एच और थीटा साइन थीटा क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो थीटा मैक्सिमम जब होगा तब हमारी हाइट मैक्सिमम होगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा मैक्सिमम, साइन की वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती हैं। तो 1 जो वैल्यू होती है साइन की वो होती है 90 डिग्री पे, साइन 0 0 होता है और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम अगर साइन 90 इसकी वैल्यू रख दें तो ये वाला बन जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन 90 जो है वो 1 होगा और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाइट जो है इसके लिए मैक्सिमम जो हाइट होगी एच मैक्स, इसकी ये जो वैल्यू आई है ये एच मैक्स की वैल्यू आई है, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे हमें थीटा की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो थीटा होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर देखो रेंज के लिए भी पूछ लिया जाता है। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा 90 होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए ना, तभी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो 2 थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एंगल यहाँ पे 2 थीटा दिया हुआ है, तो 2 थीटा क्या होना चाहिए 90 और थीटा क्या होना चाहिए 90/2 45 डिग्री। तो जब हमारा एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम जो रेंज है उसकी वैल्यू क्या होगी, आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू स्क्वायर अपॉन जी, ये क्या होगी, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी। वैसे ही देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे भी अगर हम मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट पूछें उसका तो थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2 म्यू अपॉन जी जो है ये क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो इस टाइप से हम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये भी इसके लिए बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा गैलीलियोस इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किया है, तो उसके लिए कुछ इक्वेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है हर बार कि कोई भी एग्जाम हो चाहे साइंस का। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जरूर लिखा होना चाहिए नाम उसके अंदर। अगर उसके अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखा हुआ है तो ही ये इक्वेशन क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। और ये दी गई थी गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो साइंटिस्ट के द्वारा। तो क्या है ये इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन है v = u + at। ठीक है, v यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो वो जिस टाइम पे मूव करना शुरू करता है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और फिर आगे की जो वेलोसिटी है, जो लास्ट में जो वेलोसिटी है, वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, t क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा कि कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट मूव करके गया है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है गैलीलियो के लिए। सेकंड देखो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, और s क्या है डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। उसके बाद देखो c, थर्ड जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या हो जाएगा, टाइम, a क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, और t क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो तीनों इक्वेशन है ये क्या है, गैलीलियोस के द्वारा दी गई है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करके और इसमें जो भी फाइंड आउट करना होता है वो हम देखते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कोई भी एग्जाम हो जाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कोई ना कोई एग्जाम्पल देके ये पूछ लिया जाता है कि ये न्यूटन का कौन सा लॉ है। ठीक है, तो पहले हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले जो है देखो, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकते नहीं है। वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो क्या होगा, मोशन में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम जिसको बोला जाता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई बॉल है, बॉल को हमने फेंका है तो वो बॉल क्या होती है, थोड़े टाइम बाद अपने आप रुक जाती है या फिर उसको हम रोक देते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से। तो ठीक है, तो वो जो बॉल है अगर एक्सेलरेशन वहाँ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो वो बॉल रुकेगी नहीं, वो अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, और रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। तो ये जो है ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसके बाद देखो क्या है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। सेकंड लॉ जो है वो फोर्स के बारे में हमें बताता है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। m से यहाँ पे मास है और a से क्या है, एक्सेलरेशन। तो f क्या है, फोर्स है। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। ठीक है, और यहाँ से देखो फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अगर यहाँ से देखें तो इसकी यूनिट जो है m से मास की ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो मास की जो यूनिट है वो, इसकी फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पहले तो फोर्स को डिफाइन किया गया है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके अलावा मोमेंटम के बारे में भी बताया है इसने। ठीक है, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट के बराबर होता है। p से मोमेंटम है और मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट के बराबर। फिर इसने इम्पल्स के बारे में भी बताया है। इम्पल्स जो होता है उसको हम j से डिनोट करते हैं, और इम्पल्स की जो वैल्यू है वो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट के बराबर होता है।
ठीक है, यहाँ से हम इनकी यूनिट भी देख लेंगे। मोमेंटम की यूनिट पूछी जाए तो देखो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वैसे ही हम इम्पल्स देखेंगे, इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो हम न्यूटन सेकंड क्या बोल देंगे, इम्पल्स की क्या है, यूनिट है। उसके बाद जो है लास्ट न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। एवरी जो भी कोई भी बॉडी है, ठीक है, एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो क्या करेगी, हमारे ऊपर वापस लगाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे उतना ही क्या होगा, हमें अपोजिट में उसके ऊपर रिएक्शन मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे हम दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स जो है वो वापस में लगा रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। तो आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। तो देखो सबसे पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि सर्कुलर मोशन क्या होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा। तो सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं उसका। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ने कवर की है वो क्या हो जाएगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा से डिनोट करते हैं, और थीटा बाय टी, थीटा क्या होगा, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होगी। तो एंगल पर यूनिट टाइम यूनिट क्या हो जाएगी, एंगल की यूनिट होती है रेडियन। तो रेडियन पर सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी। उसके बाद देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, जब ऑब्जेक्ट इस टाइप से थ्रो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमें बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं। हाइट क्या हो जाएगी, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हम मैक्सिमम कब होगी ये हाइट, जब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी तब। ठीक है, और मैक्सिमम के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, म्यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। ये हमने पीछे भी निकाला था। रेंज क्या होगा, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होगी। और रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। टाइम 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होगा। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमें अच्छे से लर्न करने हैं। फिर गैलीलियो इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीनों ही इक्वेशन जो है ये गैलीलियो के द्वारा दी गई थी, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम जिसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे कि हम बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम से ब्रेक लगते हैं तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ झटका लगता है हमें। तो वो क्यों लगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो क्या थी, एक मोशन में थी बस के साथ। ठीक है, और जैसे ही ब्रेक लगा तो बस तो रुकती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से आगे की तरफ जाते हैं। वैसे ही जैसे कोई घुमावदार रोड के ऊपर जैसे जा रही है बस, तो हम क्या करते हैं, बस जिस साइड में ऐसे झुकती है हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, उसके अपोजिट साइड की तरफ झुकते हैं। तो वो भी क्या होता है, इसी लॉ की वजह से होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मोमेंटम जो है ये सेकंड लॉ है, और एक्शन रिएक्शन लॉ जो एवरी बॉडी हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, तो ये क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा इस क्लास में इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो फिजिक्स का मोशन चैप्टर हम कर रहे थे, और मोशन चैप्टर के 2 पार्ट हम कर चुके हैं।
अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। और आज हम जो है मोशन चैप्टर का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि फोर्स क्या होता है। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास काज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। जब हम किसी भी बॉडी पे जो है पुश करते हैं या फिर उसको पुल करते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे कि डोर है, उसको हम अंदर की साइड पुल करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज हो जाता है। तो उस वेलोसिटी के अंदर चेंज होने को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगाते हैं इसके ऊपर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। न्यूटन के अंदर हम फोर्स को मेजर करते हैं, जो है एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डाइन क्या होती है, इसकी फोर्स की ही सीजीएस यूनिट होती है। तो न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, और डाइन जो है वो क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट है। और एक न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के फोर्स होते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। यहाँ पे हम जो मेन फोर्सेस होते हैं और जिनके बारे में जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्थ क्या करती है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका अपना मास है वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उस अट्रैक्शन की जो वजह होती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ से मान लो हमने इसको डिनोट किया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या होता है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका अपना एक मास है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तरीके से जितना ज़्यादा मास उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। और क्या होता है, उनकी डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ग्रेविटी क्या होता जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। अब सबसे अर्थ है, तो अर्थ का मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा मास है तो ये हर एक वस्तु को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस अट्रैक्शन की वजह जो होती है वो ग्रेविटी होती है। जैसे ही अर्थ से दूर जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, तो वहाँ पे क्या है, वस्तु जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पर वापस अर्थ के ऊपर नहीं आती। अगर जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे सैटेलाइट होते हैं तो उनको ऑर्बिट के अंदर इस टाइप से फिट किया जाता है कि ओवरऑल जो फोर्स है वो उसका बैलेंस हो, और ग्रेविटी की वजह से वो वापस से अर्थ पे आके ना गिरे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स है। ठीक है, और अर्थ जो है हर एक चीज को ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसी भी वस्तु को हम ऊपर की साइड फेंकते हैं तो वापस आके अर्थ के ऊपर गिरती है, तो उसका रीजन ग्रेविटी ही होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और इस जी की एक फिक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मास जो है वो 1 यूनिट लें और डिस्टेंस जो है वो भी 1 यूनिट ले, तो फोर्स जो है वो जी के बराबर हो जाएगा। मतलब फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, क्योंकि फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन के अंदर मेजर करते हैं। इसके बाद देखो, सेकंड टाइप ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अगेन दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन के बीच में होता है? दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मान लो Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं अलग अलग जो कि एक डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेस की प्रोडक्ट के। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 की प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। मतलब F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है? परमिटिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन यहाँ पे परमिटिविटी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हो जाएगा उसको हम F से डिनोट करेंगे, और वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद देखो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या होता है? दो मास, जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका अपना मास है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है? M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो 1/4 पाई म्यू जो है वो क्या आएगा? इसमें कांस्टेंट की वैल्यू की जगह आएगा। म्यू जो है यहाँ पे क्या है? परमिटिविटी। म्यू को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे परमिटिविटी बोलते हैं। इससे नेक्स्ट जो फोर्स का टाइप होता है वो होता है फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शन फोर्स किसे कहते हैं? जिसको हम हिंदी में घर्षण बल बोलते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के ऊपर घर्षित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फ्रैक्शन होता है उनके अंदर, तो जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं। घर्षण बल लगते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से रगड़े जाते हैं, रब होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? फ्रैक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल फोर्स के जो टाइप होते हैं वो होते हैं, एक सबसे पहले होता है स्टैटिक फ्रैक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फोर्स के इन टाइप्स के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है साइंस में। क्या होता है क्वेश्चन? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होता है, और रोलिंग क्या होता है। तो स्टैटिक क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या करें? उसको अगर हम फ्रैक्शन करके लेके जाते हैं, उसको हम खींच के लेके जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? स्टैटिक फ्रैक्शन होता है। स्लाइडिंग क्या होगा? उसको पीछे से पुश करके, धक्का मार के उसको धकेल के लेके जाते हैं, सरका के लेके जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और रोलिंग, किसी भी चीज़ को ऐसे घुमा के रोल करके लेके जाते हैं, वहाँ पे जो फोर्स लगता है, फ्रैक्शनल का फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले तो होता है स्टैटिक। स्टैटिक जो फोर्स होता है, जैसे कि कोई बहुत ही भारी सी वस्तु है और उसको ऐसे धकेल के लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, तो स्टैटिक फ्रैक्शन जो है ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। फ्रैक्शन क्यों होता है? जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट हैं। वो इरेगुलरिटीज क्या होती हैं? एक दूसरे के अंदर पैक होती हैं, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट क्या है? उसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट बहुत ज़्यादा हाई है तो वो इरेगुलरिटीज इतनी एक दूसरे के अंदर पैक हो जाती हैं ज़्यादा वेट की वजह से कि उसको उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर हम उसको क्या करते हैं? अगर हम उसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर स्टैटिक फ्रैक्शन लगता है। स्लाइडिंग, किसी भी वस्तु को हम स्लाइड करके लेके जाएं, ठीक है, स्टैटिक में हम उसको धकेल के लेके जाएं, स्लाइडिंग में हम उसको सरका के लेके जाएं या फिर स्लाइड करके लेके जाएं, और रोलिंग में हम उसको रोल करके लेके जाएं। तो आप अनुमान लगा सकते हो, कोई भी एक हैवी सा बैग है, उसको अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उसको स्टैटिक फ्रैक्शन के अंदर, मतलब हम उसको क्या करेंगे? ऐसे खींच के लेके जाएंगे। स्लाइडिंग में हम उसको, कोई भी चिकनाट वाला अगर सरफेस है हमारे पास, तो उसको स्लाइड करके लेके जाएंगे। तो अगर कोई खुरदरा सा सरफेस है तो उसके ऊपर क्या होगा? उसको लेके जाना, दूसरी जगह पे लेके जाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं। स्लाइडिंग में उसको स्लाइड करके लेके जाते हैं। स्लाइडिंग वहाँ पे होगी जहाँ पे सरफेस जो है थोड़ा सा चिकना है या फिर कोई लुब्रिकेंट लगा हुआ है। और रोलिंग में वो रोल होके जाता है, जैसे कि कोई भी टायर है,
हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दरस्ती साइंस। तो मोशन चैप्टर जो है फिजिक्स से हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। आज हम 4th पार्ट करने वाले हैं और 4th पार्ट में जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज ए फंडामेंटल इंट्रैक्शंस विच काज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स दैट हैव मास। जिन जिन ऑब्जेक्ट का मास होता है उनके बीच में एक टाइप का जो है फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिनका मास है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी क्या है? एक तरीके की फंडामेंटल इंट्रैक्शन है विच कॉज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स दैट हैव मास। जिन जिन ऑब्जेक्ट का मास है उनके बीच में है म्यूचुअल अट्रैक्शन जो शो करती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट का मास है, मान लो अर्थ है, अर्थ का मास हमने me मान लिया और एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया उसका मास हमने m मान लिया। उनके बीच में जो डिस्टेंस है अर्थ के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में वो re जो है वो क्या है? उनके बीच में डिस्टेंस है। तो फोर्स जो होगा, हमने जैसे पढ़ा था कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है? मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों मास, एक तो अर्थ का मास और एक ऑब्जेक्ट का मास, दोनों मास की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F जो है किसके इक्वल होगा? GMEM अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है, RE क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस है। G हमें पता है कि क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं और जिसकी वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। तो ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अब हम ग्रेविटी के लिए देखते हैं। ग्रेविटी के लिए जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू m इंटू जी होती है और g किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? एक तरीके से ग्रेविटेशनल, जी जो है एक तरीके से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और अगर कोई बॉडी अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है तो वहाँ पे जो है एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, तो जी क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ये फोर्स ले लिया ग्रेविटी की वजह से। अब दोनों के अंदर देखो फोर्स की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? इनको इक्वल पुट कर देते हैं। तो mg इक्वल कर दिया GMEM अपॉन RE का स्क्वायर। यहाँ से देखो ये वाला मास जो है ऑब्जेक्ट का मास, ये क्या करेगा? इस मास को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? कैपिटल GME अपॉन RE का स्क्वायर। मतलब me क्या होगा? मास ऑफ अर्थ, ये भी एक फिक्स वैल्यू है। और RE क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में डिस्टेंस। तो G की वैल्यू है ये कैपिटल GME अपॉन RE के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये जो G है इसकी वैल्यू वेरी करेगी, ये वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, ये वैल्यू वेरी करेगी डिस्टेंस के साथ, क्योंकि ये क्या है? RE के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो G है वो मिनिमम कहाँ पे होता है और मैक्सिमम कहाँ पे होता है। G की वैल्यू कहाँ पे मिनिमम होती है और कहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो वैल्यू ऑफ G इज मिनिमम एट इक्वेटर एज मैक्सिमम एट पोल्स। जो इक्वेटर्स हैं, अर्थ के इक्वेटर होते हैं और पोल्स होती हैं। तो मिनिमम कहाँ पे होती है G की वैल्यू? इक्वेटर के ऊपर, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स के ऊपर। जो पोल हैं अर्थ के वहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। एट h हाइट, अगर हम h हाइट के ऊपर देखें, जैसे कि ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और इसके h हाइट, इस अर्थ के सरफेस से h हाइट पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो h हाइट के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं है, तो वहाँ पे g की वैल्यू क्या कैसे वेरी करेगी? जो g डैश होगा, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसके बराबर होगा? g इंटू 1 - 2h अपॉन RE के बराबर होगा। और h क्या है? हाइट है अर्थ के सरफेस से ऊपर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जी डैश की वैल्यू जो है, जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे ही जी डैश की वैल्यू क्या होती जाएगी? यहाँ पे कम होती जाएगी, क्योंकि ये 1 से माइनस करके वैल्यू यहाँ पे आएगी और फिर उसको जी से हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे जी डैश, नया जो जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? उससे
कम आएगी। यहाँ पे h इंक्रीज होगा तो g डैश की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थ का सरफेस है तो यहाँ पे h हाइट हमने ऊपर लिया है, वैसे ही हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट हम अर्थ के अंदर जाता है, इसके डेप्थ में जाता है, तो उसके लिए जी की वैल्यू पे क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे जो नया जी डैश होगा वो किसके बराबर होगा, नया जी डैश होगा अगर हम डेप्थ में जाते हैं एच हाइट पे, तो वहाँ पे जी डैश किसके बराबर होगा, जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो यहाँ से देखो ये प्रूव हो रहा है कि वैल्यू जो है जी डैश की वो कम होगी अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो भी, लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा कम होगी, और जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर ने 3 लॉ दिए थे प्लेनेटरी मोशन के, जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, और जो कि सन के चारों ओर रोटेट करते हैं, तो उसके लिए केपलर्स ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो कौन से होते हैं वो 3 लॉ? सबसे पहले देखो क्या है, एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो भी जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे क्या करते हैं, बीच में क्या होता है, सन होता है, और उसके अराउंड जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर, सन के चारों ओर। सेकेंड लॉ क्या है, एवरी प्लेनेट एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी होती है ना वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, प्लेनेट है, वो यहाँ से मूव कर रहा है और इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है ना, एक तरीके से जो एरिया कवर करके जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब सन के ज़्यादा क्लोज है, अगर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये वाला एरिया जो उसने कवर किया है मूव करके, ये वाला एरिया इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है केपलर्स लॉ का, कि एवरी प्लेनेट एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसके बाद देखो थर्ड लॉ क्या है केपलर का, कि जैसे कि ये प्लेनेट मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, तो उसने कोई टाइम लिया है, ठीक है, तो जो टाइम टेकन लिया है वो टी है। ठीक है, तो टी का स्क्वायर जो है आर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस, कि टोटल उसने कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल मूव में, और कितना उसने टाइम लिया है, तो टाइम का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, उसके एवरेज डिस्टेंस के 3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, टी स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर 3 के। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि कुछ होते हैं कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो, जैसे कि अर्थ है हमारे पास, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। ठीक है, कुछ सैटेलाइट क्या होते हैं, नेचुरल नहीं होते, कुछ मैन मेड होते हैं जो छोड़े जाते हैं, और उसके लिए जो है वेलोसिटी होती है एक एस्केप वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। और वो सैटेलाइट जो होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। वो क्या करते हैं, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ऑर्बिट में, बाहर ऑर्बिट में वो मूव करते हैं लॉन्च करने के बाद, और वो अर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसको लॉन्च करने के लिए एक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से उसको एस्केप किया जाता है, ऑर्बिट के अंदर छोड़ा जाता है। तो उसका हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी को v से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होता है, अंडर द रूट 2g re। re क्या हो गया, अर्थ के लिए जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, वो g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अंडर द रूट 2g re के बराबर होती है। एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको एस्केप करने के बाद वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ से सिर्फ 2 हट जाएगा, तो ऑर्बिट वेलोसिटी vo से डिनोट करेंगे, और वो किसके बराबर आएगी, अंडर द रूट g re के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों के अंदर एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों में रिलेशन क्या हुआ, कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या है, रूट 2 टाइम्स हो जाएगी ऑर्बिटल
इनिशियल वेलोसिटी के। तो इस टाइप से दोनों के बीच में ये रिलेशन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये इसके कितने टाइम्स होती है, और इसके वेलोसिटी की वैल्यू जो है नियर अबाउट 11.2 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इसके वेलोसिटी की ये वैल्यू होती है। तो ये हमारा जो मोशन का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। सारे जितने भी मेन टॉपिक्स थे इसके सारे हमने कवर कर लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।